नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर की क्लास। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 6 करंट अफेयर के क्वेश्चन और फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और दोस्तों मैं आज से ही शाम को 8 बजे डेली करंट अफेयर की पोस्ट डालूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी किए हुए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया? तो दोस्तों अभी हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दूं। देखिए दोस्तों क्या हुआ विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भूतपूर्व भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और दोस्तों यह घोषणा जो है उनके संन्यास की घोषणा भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा द्वारा 7 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद आया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने भी 7 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। उसके बाद में 12 मई को विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है। विराट कोहली के संन्यास के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में उनके 14 साल शानदार करियर का अंत हो गया है। तो दोस्तों इनके संन्यास लेते ही 14 साल का जो इनका करियर था वो टेस्ट क्रिकेट से अब खत्म हो गया है। आइए जानते हैं विराट कोहली के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, टेस्ट क्रिकेट में उनका योगदान क्या रहा है। ठीक है। तो दोस्तों बात करें तो जो विराट कोहली ने 2011 में डेब्यू किया था टेस्ट क्रिकेट में, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने यह अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था। ठीक है। इन्होंने कुल टेस्ट मैच जो खेले हैं 123 मैच खेले हैं, और इनके टोटल रन टेस्ट में है 9,230 रन इनके टोटल रन है। और यह 46.85 की औसत से बनाए गए 9,230 रन है। इनकी बात करें जो दोस्तों सेंचुरी या शतक की, तो इन्होंने 30 शतक मारे हैं टेस्ट क्रिकेट में। और हाफ सेंचुरी जो है इनकी 31 है, यानी कि 31 इनकी हाफ सेंचुरी है। और दोहरा शतक दोस्तों इन्होंने दोहरे शतक टेस्ट में 7 मारे हैं। किसी भी भारतीय द्वारा सबसे अधिक बार दोहरा शतक मारा गया है, 7 बार। ठीक है। और इनका जो बेस्ट स्कोर है वो 254 है। दोस्तों एक बात और आपको याद रखनी है इस प्रश्न से। देखिए 2017 और 18 में जो विराट कोहली थे इनको टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, 2017 और 18 में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर 2 हमारा क्या है, यूपी एग्रीज यूपी एग्रीज और एआई परीक्षा पहले किस राज्य सरकार में शुरू की गई है? तो दोस्तों यूपी एग्रीज, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया, यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा जो है ये उत्तर प्रदेश द्वारा चालू की गई है, पहले हैं। ठीक है, 2 पहल इन्होंने चालू की है। आइए इससे संबंधित कुछ मैं आपको पॉइंट बता दूं क्या चर्चा में है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विश्व बैंक के साथ विश्व बैंक के साथ मिलकर लखनऊ में यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा का उद्घाटन किया। ठीक है। अब आइए जानते हैं दोस्तों ये यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा क्या है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों यूपी एग्रीज के बारे में। यूपी एग्रीज क्या है? ठीक है। इस परियोजना के तहत राज्यों को 6 साल की अवधि में विश्व बैंक 2,737 करोड़ का ऋण मिलेगा। ठीक है। किससे ऋण मिलेगा? विश्व बैंक से जो है 2,737 करोड़ का ऋण मिलेगा। यूपी एग्रीज का पहल का उद्देश्य है बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 28 जिलों में कृषि को बदलना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। राज्य सरकार इस परियोजना में 1,166 करोड़ का योगदान देगी। तो जो राज्य सरकार है इस परियोजना के लिए 1,166 करोड़ का योगदान देगी। यह परियोजना 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ेगी तथा 500 किसानों को उन्नत कृषि तकनीक सीखने के लिए विदेश भेजेगी। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है।
अब बात करें दोस्तों यूपी एग्रीज, तो एग्रीज इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इको इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म है यूपी एग्रीज का। आइए बात जानते हैं दोस्तों एआई प्रज्ञा क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए एआई प्रज्ञा क्या है। एआई प्रज्ञा पहल के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य जो है 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई तथा अन्य उभरती डिजिटल तकनीकों को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, यह कार्यक्रम एआई, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिस्ट तथा साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करें एआई प्रज्ञा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम रिसोर्सफुलनेस अवेयरनेस ग्रोथ एंड यूथ एडवांसमेंट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा। तो आपको याद रखना है जो मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता होने वाली है, तो इसकी जो मेजबानी तेलंगाना राज्य करेगा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इससे पक्का 100% के क्वेश्चन आएगा जो भी आपके आने वाले एग्जाम है। तो आइए इसके बारे में मैं कुछ आपको डिटेल में बता दूं। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं चर्चा में क्या है इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 के बारे में। तो 10 से 31 मई यानी कि यह कब से शुरू होगा, 10 मई से 31 मई 2025 तक हैदराबाद तेलंगाना में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है। आपको याद रखना है 72वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कौन सा संस्करण, 72वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों यह तीसरी बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले दोस्तों भारत जो है 1996 और 2024 में यह आयोजन भारत में हुआ था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि यह तीसरी बार भारत में हो रहा है। और बात करें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में यह पहली बार हो रहा है। ठीक है, तेलंगाना में पहली बार हो रहा है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, तेलंगाना में पहली बार हो रहा है। और इस प्रतियोगिता में 140 देशों की प्रतियोगी हिस्सा ले रही हैं। तो इस प्रतियोगिता में दोस्तों कितनी 140 देशों की प्रतियोगी हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, और बात करें तो नंदिनी गुप्ता जो है, जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 हैं, मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं, तो हैं वो नंदिनी गुप्ता जी। ठीक है, आइए बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं कुछ। तेलंगाना की बात करें दोस्तों, राजधानी तो ये है हैदराबाद। और इसका जो गठन या तेलंगाना या राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 2 जून 2014 को। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं जिष्णुदेव शर्मा। जिष्णुदेव शर्मा जो हैं तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल हैं। और जो बात करें मुख्यमंत्री वर्तमान कौन है, तो अनुमुला रेवंत रेड्डी। ठीक है, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सारा डिटेल। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो। अगर वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोगों को भी यह इंफॉर्मेशन मिल सके। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन है ये सिक्किम, बी है मेघालय, सी हिमाचल प्रदेश या डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश जो है वो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, वो भी पहली बार कर रहा है। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको पॉइंट बता दूं, ये कब से कब तक होगा और इसमें कितने सारे देश भाग ले रहे हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन 9 से 18 मई 2025 तक गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया में किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सी स्टेडियम है, गोल्डन जुबली स्टेडियम में। और 9 से 18 मई 2025 तक यह आयोजन किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट इस क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजन है। ठीक है,
तो यह जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये पहली बार यह फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जो है टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। इसमें जो केवल प्रतियोगिता में जो केवल है 6 देशों की टीम हिस्सा ले रही है। ठीक है, आपको याद रखना है 6 देशों की टीम हिस्सा ले रही है इस प्रतियोगिता में। बात हो रही है दोस्तों सैफ की, तो आइए इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सैफ का पूरा नाम है एशियाई दक्षिण दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। बात करें सैफ की स्थापना जो हुई थी, या दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की स्थापना जो हुई थी, वो हुई थी 1997 में। और यह 6 संस्थापक देशों द्वारा की गई थी। कौन से 6 संस्थापक देश हैं? तो वो दोस्तों भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और मालदीव द्वारा इसकी की गई थी स्थापना। ठीक है, कब की गई थी? 1997 में। और बात करें दोस्तों, जो भूटान देश है, यह 2000 में सैप का 7वां सदस्य बना। ठीक है, तो जो भूटान है, आपको याद रखना है, भूटान जो है ये दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ में 2000 में शामिल हुआ था। ठीक, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं काजी मोहम्मद शाह सलाहुद्दीन, और ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ठीक, तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस देश में आयोजित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत, या ऑप्शन सी डी चीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नेपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वो नेपाल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक, आइए इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता दूं। हाल ही में नेपाल के भरतकुटी मंडप में 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। ठीक है, उद्घाटन समारोह जो है नेपाल के वाणिज्य मंत्री दामोदर भंडारी ने किया है। आपको याद रखना है कि इसका जो उद्घाटन है दामोदर भंडारी ने किया है, और ये नेपाल के वाणिज्य मंत्री हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों जो कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो ये नेपाल, चीन, यूक्रेन, बांग्लादेश और तुर्की देश इस मेले में शामिल हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, बात हो रही नेपाल की, तो आइए दोस्तों मैं आपको नेपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ। नेपाल हिमालय पर्वत में स्थित, और यह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट एवरेस्ट की दोस्तों जो ऊंचाई है 8,848 मीटर का घर है। ठीक है, यह भारत से दक्षिण पश्चिम और पूर्व में घिरा हुआ है। जो नेपाल है वो भारत से दक्षिण पश्चिम और पूर्व में घिरा हुआ है। उत्तर में इसकी जो सीमा है नेपाल की, वो चीन से लगती है। और इसकी बात करें राजधानी नेपाल की, तो दोस्तों काठमांडू है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं तो वो हैं केपी शर्मा ओली। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो है केपी शर्मा ओली। और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं रामचंद्र पौडेल। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट्स ये याद रखने हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। किस विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है, आपको याद रखना है 8 मई को ये मनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दूं। देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह दिन रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट की जन्मतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। तो यह हेनरी ड्यूनांट की जन्मतिथि जो है इसी दिन 8 मई को ये इनका जन्म हुआ था, तो इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। और ये कौन थे? ये रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, यह वर्ष 1948 से वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो यह दोस्तों कब से मनाया जा रहा है? 1948 से हर साल मनाया जा रहा है। और इस दिन का उद्देश्य है दोस्तों युद्ध, आपदा और आपातकालीन स्थितियों में पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करना है इसका मुख्य उद्देश्य। और बात करें दोस्तों थीम की, 2025 की इसकी थीम क्या है? तो मानवता को जीवित रखना इसकी थीम है 2025 की। ठीक है, बात करें दोस्तों रेड क्रॉस, तो भारत में रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी और इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो भारत में दोस्तों जो रेड क्रॉस थी इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में है। और इसका जो कार्य है
जो भारत में रेड क्रॉस का कार्य है वो है रक्तदान शिविर, आपदा राहत, चिकित्सा सेवाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, तो ये इसके कार्यक्रम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। होप आई होप यू गाइस आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।